हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। शालू धिमान दिस साइड। और आज इस क्लास में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर के बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आगे फ्यूचर में जब भी कोई भी नया कंटेंट मैं डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ ही मिल जाए। ठीक हो गई बात। अच्छा, अगर आपने अभी तक मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करा तो आप मेरे को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर बेसिकली हम एक ग्रुप में कुछ स्टडी मटेरियल शेयर करते रहते हैं। कुछ भी ई बुक्स अच्छी कहीं से भी प्रोवाइड होती है तो मैं वहाँ पे उसे शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा करंट अफेयर्स में जो भी कुछ चल रहा होता है, लाइक इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर थोड़ा बहुत कोई चेंज आया है, कुछ कहीं पे कोई एक्ट कुछ नया ऊपर नीचे हुआ है, या फिर कुछ भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, या फिर करंट अफेयर में और भी कुछ ऐसा है जो कॉमर्स और मैनेजमेंट वर्ल्ड से थोड़ा बहुत भी रिलेट कर रहा है, तो मैं वहाँ पर उसे शेयर कर देती हूँ। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, इधर ऑन माई पर्सनल आईडी और यू कैन फॉलो मी ऑन माई ऑफिशियल आईडी एज वेल। इसके अलावा आप मेरे को मेल पे कोई भी अगर आपकी क्वेरी रहती है तो वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको लगे तो आप मेरे को मेल ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। लाइक स्टडी से रिलेटेड आई कैन से, लाइक कोई ई बुक अगर आपको कहीं से प्रोवाइड नहीं हो रही तो आप मुझे मेल कर देना। अगर मेरे पास वो अवेलेबल होगी तो डेफिनेटली आई विल शेयर। अदरवाइज़ वैसे मैं टेलीग्राम पे तकरीबन शेयर करती रहती हूँ। अगर कुछ भी नया कंटेंट कहीं से भी अवेलेबल होता है तो वो चीज़ थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक हो गई बात। तो हम स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर बात करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? तो स्टेटमेंट विच कंटेन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटरप्राइज। जो भी स्टेटमेंट्स बेसिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रखती हैं, लाइक आप ये कहोगे किसी भी एंटरप्राइज की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो आपको बता रही है वो आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुई। ठीक हो गई बात। अब एक एंटरप्राइज के लिए क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है? अगर हम सोचें तो प्रॉफिट एंड लॉस पता होना चाहिए उसको, है ना। उसको अपनी एसेट लायबिलिटी का ब्यौरा होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए यार मेरे पास कितना कैश पड़ा है, कितनी वर्किंग कैपिटल है मेरे पास में, भविष्य में अगर कभी ऊपर नीचे हो गया तो मैं क्या सर्वाइव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है। तो एंटरप्राइज को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने वो स्टेटमेंट जो उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है किसी भी एंटरप्राइज को, ठीक है। तो ये बनाई जाती हैं बेसिकली फ्यूचर को ध्यान में रखकर कि भाई आपको पता चलता रहे कि चीज़ें कैसी चल रही हैं और भविष्य में अगर चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो कैसे आप उनसे डील कर सकते हो। अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल और मॉडर्न सेंस की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलग तरीके से बताया गया है। अगर मैं ट्रेडिशनल सेंस की बात करूं तो ट्रेडिशनल सेंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट हियर स्टैंड फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हियर स्टैंड्स फॉर द बैलेंस शीट, राइट। तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का नाम सुना होगा, उसको इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोल दिया जाता है। तो अगर मैं ट्रेडिशनल सेंस में बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से ही बताते हो। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वही आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुई। लेकिन मॉडर्न सेंस में अगर मैं बात करूं तो खाली ये दो अकाउंट्स बनाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी नहीं होती, और कहीं ना कहीं ये बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक बिजनेस को पता होनी चाहिए। तो मॉडर्न सेंस में दो स्टेटमेंट्स और हैं जो आप इंक्लूड कर देते हो, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, और इसी को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट भी बोल देते हो, या फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये आप सोचोगे कि ये क्या है, ठीक है। चलो, इनका नाम तो आपने थोड़ा बहुत सुना है। प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता है, हमने पढ़ा है। बैलेंस शीट हमें पता है, एसेट लायबिलिटी के बारे में आपको बता रही है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट भी आपने कहीं ना कहीं पे वो +1 +2 में कहीं ना कहीं उसको पढ़ा होगा, जिसी को आप स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी बोल देते हो, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? इट इंक्लूड्स बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। फंड फ्लो और कैश फ्लो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाते हैं। तो मॉडर्न सेंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स माने ये सब इंक्लूड होगा। खाली प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आपको सब कुछ नहीं बता रही। ट्रेडिशनल सेंस में ये सफाइस कर देता था, लेकिन अब मॉडर्न सेंस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जिसको आप ये भी बोल दोगे रिटेन्ड अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, इनके बारे में हम फर्दर आगे बात करेंगे। मैं परफॉर्मा भी थोड़ा बहुत आपको डिस्कस करूँगी आगे जाकर, और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी हम आगे चल के बात करते हैं। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न साइंस में किस तरीके से आपने चीज़ों को लेना है। अगर आपसे पूछा जाए
कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है किस सेंस में वो बात कर रहा है। तो ट्रेडिशनल सेंस में अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करी जाए तो इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की ही बात आप करते हो, लेकिन मॉडर्न सेंस में हम इन सबको इंक्लूड कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूंगी इनकम स्टेटमेंट की। तो व्हाट इज़ इनकम स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट माने प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हो। अब बेसिकली स्टेटमेंट में होता क्या, ये स्टेटमेंट आपको क्या बताती है, ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करके आपको बताती है कि आपके पास कितने रेवेन्यू हैं और कितने आपके पास एक्सपेंसेस हैं, और उसको कंपेयर करके आपको ये बताती है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब इनका फ़ायदा क्या है बनाने का? ऑब्वियसली फ्यूचर के बारे में आपको पहले से ही थोड़ा आइडिया हो जाता है, नेक्स्ट ईयर की आप प्रेडिक्शन लगा सकते हो अगर आप इन अकाउंट्स को प्रॉपर प्रिपेयर करते हो। तो इनकम स्टेटमेंट आपको रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का मैच करके बताएगी। वो बताएगी कि कितने रेवेन्यूज़ हैं, कितने एक्सपेंसेस हैं आपके पास, और क्या आपको इस साल पे या इस पर्टिकुलर पीरियड पे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ठीक हो गई बात। अब अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, तो दैट मीन्स बैलेंस शीट। ठीक है, अब बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट माने एक ऐसी रिपोर्ट, ठीक है, जो आपको बेसिकली एसेट एंड लायबिलिटी के बारे में बता रही होती है। ठीक है, कैपिटल के बारे में बता रही होती है कि आपके एक पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है, एक साल के लिए मान लो आपने 1 अप्रैल टू 31 मार्च के लिए आपने अकाउंट्स रेडी करें, तो बैलेंस शीट आपको क्या बताएगी कि उस पर्टिकुलर ईयर में कितने एसेट एंड कितने लायबिलिटीज़ आपके पास हैं। ठीक है, अब ये जो बैलेंस शीट होती है ये हॉरिजॉन्टल भी बनती है और वर्टिकल भी बनती है। अब तक जो आपने पढ़ा था पहले, लाइक अगर मैं बात करूं आज से काफ़ी समय पहले की, तो तब हॉरिजॉन्टल परफॉर्मा बनाया जाता था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इन द सेंस लाइक दिस। ओके, सो हियर यू कैन से एसेट्स एंड हियर यू कैन से इट्स लायबिलिटी, राइट। सो दिस परफॉर्मा इज नॉन एज द हॉरिजॉन्टल परफॉर्मा। ठीक है, इस ये हॉरिजॉन्टल टाइप में आप बनाते थे, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट हुआ ये बैलेंस शीट को बनाने का, बट अब ऐसे नहीं बनाई जाती, अब वर्टिकल बनती हैं। ठीक है, इस तरीके से ऊपर लायबिलिटीज़ नीचे एसेट्स, इस तरीके से मैच उसका ऐसे ही होता है कि क्योंकि आपको पता होगा कि एसेट एंड लायबिलिटी क्यों है, क्या जो टोटल होता है वो बराबर आना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं बराबर नहीं है तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है, जो कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ हुआ है, तो वो मैच ज़रूर करना चाहिए। तो अब जो आपकी स्टेटमेंट बनती है दैट इज़ वर्टिकल। ठीक है, अभी वर्टिकल बनती हैं आपकी जो बैलेंस शीट होती है कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टल बनती थी। ठीक हो गई बात। अब नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात करेंगे फॉर्म की, कि बैलेंस शीट जो बनाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्म वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पहले थी, लेकिन किस तरीके से आप एसेट लायबिलिटी को वहाँ पर सेट करते हो, तो या तो आप लिक्विडिटी ऑर्डर में सेट कर सकते हो या आप परमानेंसी ऑर्डर में सेट कर सकते हो। अगर मैं लिक्विडिटी ऑर्डर की बात करूँ तो आप अपनी एसेट और लायबिलिटी को इस सीक्वेंस में लिखते हो कि जिनको जल्दी पेमेंट करना है, जिनका लायबिलिटीज़ का, उनको पहले, और जो लॉन्ग वाली है उनको बाद में लिखो। ठीक है, ऐसे ही एसेट्स की अगर मैं बात करूँ तो तुमको एसेट वो पहले लिखनी है जिनको जल्दी आप इन कैश कर सकते हो, और लायबिलिटी जो बेसिकली, और बाद में आप उस एसेट को लोगे जिसको आपको जल्दी इन कैश आप नहीं कर सकते, लाइक यू कैन कॉल इट एज फिक्स एसेट्स, राइट। फिक्स एसेट को आप एकदम इन कैश नहीं कर सकते, तो उसको आपने नीचे रखना है, और आपके जो भी लिक्विड हैं यू कैन कॉल इट एज कि जिनको आप जल्दी इन कैश कर सकते हो, तो उसको आपने ऊपर रखना है। तो लिक्विडिटी ऑर्डर में आप क्या करते हो, अपनी जिन एसेट्स को हम जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको सबसे पहले लिखते हैं, और बाकी जो फिक्स वाली होती है उनको बाद में लिखते हैं। परमानेंसी ऑर्डर इससे थोड़ा उल्टा होता है, इसी का रिवर्स। वहाँ पर क्या होता है, जो फिक्स वाली होती है उनको पहले लिखते हो, और जिनको जल्दी इन कैश कर सकते हो या जल्दी जो पे करनी है उनको हम बाद में लिखते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके से आप जो है अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, यही दो फॉर्म आपको बताए जाते हैं बेसिकली। तो यूजुअली होता क्या है कि लिक्विडिटी ऑर्डर में चल रहे होते हैं हम, ठीक है, जिनको जल्दी इन कैश कर सकते हैं हम उनको पहले लिखते हैं, और जिनको नहीं इन कैश करना होता उनको बाद में लिखते हैं। तो डिपेंड करता है
उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की बात करेंगे। तो इसके बारे में शायद थोड़ा आपको नहीं भी पता हो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के को लेकर के हम फैमिलियर हैं सभी, बट स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग थोड़ा सा एक अलग चला गया। इसको आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट भी बोल देते हो। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन की बात करूँ तो ये स्टेटमेंट किस तरीके से काम कर रही होती है, कैसे इसका परफॉर्मा सेट होता है कि आपको बिगिनिंग की जो रिटेन अर्निंग है, ठीक है, उसमें आज अब के साल की नेट इनकम को जमा करना होता है, ठीक है, और उसमें से डिविडेंड को आप घटा देते हो। जो डिविडेंड आपने अपने शेयर होल्डर्स को पे कर दिया इस साल, उसको आप घटा देते हो, तो आपके पास एंडिंग की रिटेन अर्निंग आ जाती है। मतलब इस साल के एंड की रिटेन अर्निंग आपको पता चल जाएगी। अब ये जो बिगनिंग की रिटेन अर्निंग है, इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है पिछले साल की जो रिटेन अर्निंग मैंने अभी इस साल रखी है, वो चीज़। ठीक हो गई बात? तो इस तरीके से तुम्हारा ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बनता है। अब बिना मीनिंग के तो बात नहीं बनेगी, तो पहले हम लोग थोड़ी सी बात रिटेन्ड अर्निंग को ही कर लेते हैं, बिकॉज वो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को तो तब क्लियर करेंगे ना माइंड में जब हमें रिटेन्ड अर्निंग ही पता होगा क्या होती है। ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग को अच्छे से समझते हैं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है इसमें, हम चल रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, the retained earning are the accumulated portion of a business profit that are distributed not distributed as dividend to shareholders। रिटेन अर्निंग माने जो है वो पोर्शन है बिजनेस के प्रॉफिट का जिसको डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, उसको रिजर्व के लिए आपने संभाल के रखा हुआ है, री इन्वेस्ट करने के लिए आपने संभाल के रखा हुआ है, तो वो रिटेन्ड अर्निंग हो गया। तो नॉर्मली दीज फंड्स आर यूज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स एसेट परचेज और एलोकेटेड फॉर पेइंग ऑफ डेट ऑब्लिगेशन। तो आप किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। अगर आप इसको वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करना चाहते हो वैसे कर लो, फिक्स एसेट खरीदना चाहते हो वो कर लो, अगर तुम्हें डेट पे करना है तो तुम वैसे भी उसको यूज़ कर सकते हो। तो रिटेन्ड अर्निंग माने सिंपली वो पोर्शन जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया शेयर होल्डर्स में, जिसको आपने संभाल के रखा हुआ भविष्य के लिए। तो स्टेटमेंट से मेरा क्या मतलब हुआ? ऑब्वियस सी बात है, अगर रिटेन्ड अर्निंग माने एक ऐसा प्रॉफिट जो कि मैंने भविष्य के लिए सेव करके रखा हुआ है, तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग क्या हुआ? एक ऐसी स्टेटमेंट जो मुझे ये बताएगी कि मेरे पास कितनी रिटेन्ड अर्निंग है, एज सिंपल एज दैट। द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आउटलाइंस द चेंज इन रिटेन्ड अर्निंग फॉर अ कंपनी ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। एक स्पेसिफाइड पीरियड में रिटेन्ड अर्निंग में कितना चेंज आया है, जो स्टेटमेंट मुझे इसके बारे में बताती है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब देखो, ये थोड़ा सा मैंने एक थोड़ा एग्जाम्पल सेट किया हुआ है तुम लोग के लिए, हो तुम्हें अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ रिटेन अर्निंग स्टार्टिंग में मेरे पास पड़ी है, अगर मैं बना रही हूँ अकाउंट्स हमारे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में December 31 और लास्ट के लिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। मान लो आपका जो ईयर स्टार्ट हो रहा है वो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वैसे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, लेकिन फिर भी मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ क्या कि हमारा जो ईयर है वो 1 जनवरी से शुरू हुआ है। तो पिछले साल की जो रिटेन्ड अर्निंग है, मान लो 4 लाख के आसपास आपकी पुराने पिछले रिटेन्ड अर्निंग है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस साल जो नेट इनकम तुमको हुई है वो ऐड कर देनी है, और जो भी एज अ डिविडेंड हमने पे कर दिया उसको हम यहाँ से लेस कर देंगे। तो जो रिटेन्ड अर्निंग हमारी बच गई है ये, ठीक है, ये क्या हो गई? ये मेरे लिए इस साल के लिए रिटेन अर्निंग है, मतलब मेरे पास ये इस साल इतना रिटेन्ड अर्निंग हुआ है। तो अगर आप फॉर्मूला से इसको याद करना चाहते हो तो कर सकते हो, बिगनिंग रिटेन्ड अर्निंग प्लस नेट इनकम माइनस डिविडेंड, तो तुम्हारे पास एंडिंग की रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी। सम टाइम यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, एस्टेट के एग्ज़ाम में, या फिर जितने भी रेगुलर रिक्रूटमेंट के पेपर होते हैं, ठीक है, कॉमर्स को लेकर के, एमबीए अगर आपने करी है तो मैनेजमेंट के भी निकलते होते हैं सम टाइम। कॉमर्स के वैसे ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है, बिकॉज वो थोड़ा एक डिग्री होती है काइंड ऑफ, है ना, वो प्रोफेशनल डिग्री नहीं है हमको। तो इस तरीके से, इस तरह से फार्मूले में पूछ सकते हैं आपसे कि भाई रिटेन अर्निंग का फार्मूला क्या है, या रिटेन अर्निंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये फार्मूला हो गया, और इस तरीके से ये थोड़ा सा एक डमी आप कह सकते हो कि मैंने एक डेमो सा दे दिया तुमको कि इस तरीके से ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग प्रिपेयर होता है। अगर मैं बात करूँ स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन की, अच्छा कंफ्यूज मत होना, एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो बैलेंस शीट है उसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन बेसिकली फंड फ्लो और कैश फ्लो को बोल दिया जाता है,
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन लगा है, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है बैलेंस शीट, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन माने फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो भी स्टेटमेंट तुमको सोर्सेज के बारे में बताती है और कहाँ तुमने वो पैसा लगाया है, ठीक है, वो आपके लिए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोग अगर फंड फ्लो की बात करें तो फंड फ्लो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपको कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल की नॉलेज दे रही होती है, कि इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ फंड्स के बारे में बता रही होती है कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सोर्सेज क्या है फंड्स के और कहाँ आप उनको यूज़ कर रहे हो। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू एनालाइज द रीजंस फॉर चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी बिटवीन टू बैलेंस शीट्स। दो बैलेंस शीट में आप जो है चेंज को एनालाइज करते हो, चेक करते हो कि भाई पिछले साल की जो बैलेंस शीट थी, इस साल की जो बैलेंस शीट है, इनफ्लो आउटफ्लो का क्या सीन है, पिछले साल कैसे इनफ्लो आउटफ्लो था, अब कैसा इनफ्लो आउटफ्लो है, रीजंस क्या है चेंज होने के, क्यों चेंजेस ये आ रहे हैं। इट पोर्ट्रे द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स, सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में कहाँ से जो है आ रहा है तुम्हारे पास फंड और कहाँ जा रहा है, सोर्सेज और एप्लीकेशन की हम लोग बात करते हैं। अगर अब मैं अलग डेफिनेशन से और तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो व्हाट इज़ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन द वर्किंग कैपिटल चेंज इन अ कंपनी। एक पर्टिकुलर कंपनी में वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंज हो रहा है उसके बारे में ही हमको बात करता है, ये इसके बारे में हमको बता रहा होता है। तो मॉनिटरी फॉर्म में जो भी आउटफ्लो और इनफ्लो हो रहे हैं सोर्सेज के, वो तुम्हें बता रहा है, ठीक है। तो क्या आप सोर्सेज और एप्लीकेशन को ही एक्चुअल में तुम्हें बता रहे हैं डिटेल में कि इस तरीके से, ठीक है। दो सालों की बैलेंस शीट को कंपेयर कर रहे हो, सोर्सेज और एप्लीकेशंस का पता लगा रहे हो कि कहाँ से सोर्सेज आ रहे हैं और कहाँ पे आप उनको यूज़ करते हो। इसके अलावा अगर मैं कैश फ्लो की बात करूँ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे को ये बताती है कि कैश कहाँ से एंटर कर रहा है और कहाँ पे हम लगा रहे हैं उसको, ठीक है। फंड फ्लो में क्या होता है, कैश की बात नहीं हो रही होती, वहाँ पे शेयर्स की, डिबेंचर्स की, बॉन्ड्स की, इन चीज़ों की बात हो रही होती है, ठीक है। वहाँ पर आप और तरीके से बात करते हो, लेकिन कैश फ्लो सिर्फ और सिर्फ कैश से डील करती है, वो कैश की एंटरिंग और कैश की लीविंग की बात करेगी आपके साथ में, ठीक हो गई बात। अभी सब्सिक्वेंट किसी क्लास में हम फंड फ्लो और कैश फ्लो को लेकर के थोड़ा डिटेल में भी बात कर सकते हैं, ठीक हो गई बात। होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो गया ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया हुआ है। और अगर मैं ट्रेडिशनल की बात करूँ तो वहाँ पर सिर्फ और इनकम स्टेटमेंट को और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक तरीके से नाम दे दिया जाता है, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में कैश फ्लो, फंड फ्लो, आपका रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट्स को भी प्रायोरिटाइज किया जाता है, ठीक हो गई बात। तो होप आपको अच्छे से क्लास समझ आ गई। और अगेन अगर आप ये स्लाइड्स चाहते हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो मेरे को मेल के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगेन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जैसे कुछ भी नया कंटेंट मैं डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और मेरे को कमेंट में थोड़ा बता दिया करो अगर आपको कुछ भी ऊपर नीचे लगता है, या फिर कुछ भी आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लास होनी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं देखूँगी उसको लेकर के, और हम लोग उसको फिर यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। सो ओके, हैव अ नाइस डे अहेड।